Hello everyone. Today we are going to continue our new topic, that is elaborating decision, laying disciplinary standards in overall working. The subject name is management, and we are going to continue our further topic. सो ये ये टॉपिक में क्या हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मैनी टाइम्स सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अवेयर ऑफ रीजन of decision taken by higher management, so there can be confusion among them. Hence decision may be elaborated in certain cases. In every case you should not explain or elaborate the decision. It means कि सपोज़ कोई डिसीजन लिया गया है, तो अगर वो डिसीजन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जो वर्कर्स हैं उनको अगर ठीक से नहीं पता चला, अगर डिफ़ाइन नहीं किया गया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, इलेबोरेट नहीं किया गया, तो उनको समझ में नहीं आएगा और उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो जो डिसीजन जो भी लिया है हमने, हायर अथॉरिटीज़ ने जो भी डिसीजन लिया है, तो उसे इलेबरेट करना चाहिए। नीड ऑफ इलेबरेट डिसीजन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग डिसीजन। तो क्या डिसीजन लिया है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। टू एम्फोसाइज पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, टू अवॉइड कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टू रेस्ट्रिक्ट गॉसिपिंग इन लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे में बातचीत या फिर अफवाहें, जैसा डिसीजन कुछ और लिया है और बातें नीचे जो लोअर लेवल जो वर्कर्स हैं उनको उनमें बातें कुछ और हो रही हैं, ऐसा ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसीलिए डिसीजन जो है उसको इलेबरेट करना चाहिए। टू गेट क्लैरिटी अबाउट देयर फ्यूचर वर्क, तो क्या हम वर्क करने वाले हैं उसके बारे में पूरा बात जो है, जो भी है वो क्लियर होना चाहिए, जो भी बात है वो क्लियर होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग दिस डिसीजन, तो ये जो डिसीजन लिया है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा वर्कर्स की ड्यूटीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। देन वेज टू इलेबोरेट डिसीजन, तो जो हमने डिसीजन, जो सुपरवाइज़र या हायर अथॉरिटीज़ जो डिसीजन लेगा, तो उसे वो किस तरीके से इलेबरेट करेगा, कैसे अवेयर करेगा वर्कर्स को। सो राइटिंग डॉक्यूमेंट, रिटर्न में भी हो सकता है, बाय कंडक्टिंग मीटिंग करके भी, और बाय काउंसलिंग मीन्स एडवाइस, जैसे किसी को एडवाइस करके भी हम वो डिसीजन को इलेबरेट कर सकते हैं। विच काइंड ऑफ डिसीजन कैन बी इलेबरेटेड, तो कौन कौन से डिसीजन है जिसको हम इलेबरेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डिसीजन, एक्सटेंडेड टाइम आवर अगर बढ़ा दिया है तो उसको भी इलेबरेट हमें करना चाहिए, हमें बता कितना टाइम और क्यों हमने ये डिसीजन लिया, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करना होगा। बोनस एंड बेनिफिट्स, शेड्यूल चेंजेस, ट्रांसफ़र, नीड ऑफ ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसीजन अगर हम लेते हैं ये सारी चीज़ों की, तो हमें इसे इलेबोरेट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा लेइंग डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स इन ओवरऑल वर्किंग। सो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स, तो हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उस डेट शुड बी इन डिसिप्लिन, वो हमें वो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है उसका, ऐसा क्यों होना चाहिए, महत्व क्या है। सो क्वालिटी इन वर्क परफॉर्मेंस, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी हो। टाइम फैक्टर फॉलोड, जो टाइमिंग है जो that should be followed. Then work standardization get improved, जो वर्क जो स्टैंडर्ड काम करने का जो तरीका है, that should be improved and losses are reduced। तो अगर हम डिसिप्लिन में रह के अगर हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखेंगे तो लॉसेस भी कम होंगे। वे इन लेइंग डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स, सो कौन कौन से तरीके हैं। पॉलिसी डिसीजन इन डिसिप्लिनरी एक्शन, सीरियसनेस इन फॉलोइंग डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को फॉलो करने में फॉलो हमेशा करना चाहिए, वो भी सीरियसली करना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर डिसिप्लिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अवार्ड्स टू डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस,
पनिशमेंट टू द नॉन डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़, जो जो डिसिप्लिन में नहीं रहता उसे पनिशमेंट भी देना चाहिए। टाइम इन आउट, इन टाइम आउट टाइम, ऑन टाइम बिफोर टाइम, तो टाइम के अंदर आ गया है, टाइम से लेट आया है, टाइम पे पहुंचा है या टाइम से पहले पहुंच गया है, तो ये सारी चीज़ें भी इस डिसिप्लिन, ये भी सारी चीज़ें डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स में आती हैं। क्वालिटी, ज़ीरो एरर, बिहेवियर कंट्रोल, इमोशंस एंड सोबर नेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजरल कंट्रोल। सो अंडरस्टैंडिंग टीम एंड लिंक बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो व्हाट इज़, पहले तो क्या होता है ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अंडरस्टैंडिंग टीम, कि एक सुपरवाइज़र, अगर आप एक सुपरवाइज़र लेवल पे हो तो आपकी जो टीम है, आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो उन सबको समझना, उनको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है उनको समझना, दैट इज़ कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग टीम। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ मैनेजर। सुपरवाइजर इज़ द लीड ऑफ द टीम, ही और शी इज़ मेंटर ऑफ द होल ग्रुप। तो सुपरवाइज़र इस जो अंडर जो टीम रहती है उसका सबसे हेड रहता है और वो मेंटर रहता है पूरे ग्रुप का। अंडरस्टैंडिंग टीम, सुपरवाइज़र मस्ट नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज टीम, तो उसकी हर एक चीज़ें, उसकी टीम की हर एक चीज़ें उसे पता रहनी चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय अंडरस्टैंडिंग टीम? तो अंडरस्टैंडिंग टीम क्या है? हाउ मैनी टीम मेंबर्स, तो उसमें ये बात ज़रूरी है कि जानना कि हम कितने मेंबर्स हैं हमारी टीम में। एक्सपर्टाइज ऑफ टीम मेंबर्स, हर एक की क्या क्या गुण हैं, या हर एक जो इंडिविजुअल है वो किस में एक्सपर्ट है। स्पेशलिटी ऑफ टीम, टीम की स्पेशलिटी क्या है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ टीम मेंबर्स, लिमिटेशंस ऑफ द टीम मेंबर्स, की पर्सन इन टीम, रिक्वायरमेंट ऑफ टीम, चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द टीम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो हम एक सुपरवाइज़र को अंडरस्टैंड करनी होगी। वाई अंडरस्टैंडिंग टीम इज़ नीडेड, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग टीम है इसकी क्या ज़रूरत है? टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द टीम, जो भी एक्टिविटी हो रही है डेट शुड बी इन कंट्रोल। टू असाइन टीम एंड वर्क, तो जो भी काम है वो वर्कर्स को असाइन करना। टू फाइंड वेयर टीम मेंबर्स नीड सपोर्ट, तो कहाँ पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे उनको डिफ़िकल्टीज आ रही है, कहाँ पे उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है या एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, तो उनको वहाँ पे हेल्प करना। टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइज़ ऑफ द टीम, तो टीम को बढ़ाना घटाना वो भी ज़रूरी है। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू टीम मेंबर्स, जो भी टीम मेंबर्स है उनको ट्रेनिंग, मतलब एक्सपीरियंस, जो भी काम है उसमें ट्रेनिंग देना। टू यूटिलाइज टीम मेंबर्स इफ़ेक्टिवली, तो जो भी टीम मेंबर, जो टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना एज़ पर द दैट्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्किल्स। टू मोटिवेट टीम, टीम को मोटिवेट करना। टू सेटिस्फाई नीड ऑफ द टीम, टीम की नीड क्या है, ज़रूरतें क्या है, दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द सुपरवाइज़र। टू रेस्ट्रिक्ट टीम मेंबर टू डू द वर्क विच इज़ नॉट इन देयर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी, मतलब जितना उनको काम दिया है वही उनको काम करना है, उससे बाहर में उनको, मतलब उनके जो एरिया में नहीं आते, जो उनको काम सौंपा गया नहीं है तो वो काम नहीं करना है, जितना उनको काम दिया गया है उतना ही काम करना है उनको। अब बेनिफिट टू सुपरवाइज़र, तो इस चीज़ से सुपरवाइज़र को क्या क्या बेनिफिट होता है? सुपरवाइज़र कैन टेक परफेक्ट डिसीजन, सुपरवाइज़र एक परफेक्ट डिसीजन ले सकता है। कंट्रोलिंग द वर्क इज़ पॉसिबल, वर्क वर्क शुड बी इन वर्क का कंट्रोल में, जो भी काम हो रहा है दैट शुड बी इन, दैट विल बी इन कंट्रोल, सॉरी। डेविएशन इन द वर्क कैन बी लोकेटेड प्रॉपरली, जो भी डेविएशन हो रहा है, जैसे प्लान के हिसाब से अगर काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डेविएशन आता है तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग टीम रहा तो ये जो डेविएशन है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड, that will be minimized, sorry. Supervisor has a clarity about his team, तो हमेशा उसमें जो भी टीम मेंबर जो है और सुपरवाइज़र जो हैं उनके बीच में जो
clear and communication should be clear. Chances of errors are less. तो इसके वजह से बेनिफिट्स ये भी रहेगा कि एरर गलतियाँ कम होगी. Link between various departments in respect to of process and quality standards. A supervisor must be link between various departments on the production shop floor. All the employees under him are working at their own workstation, so they are static. But supervisor manager can have dynamic link relation with the concern other departments like maintenance, inventory, stores, purchase, quality control, desire, HR department, dispatch, etc. This linked with other functional department helps achieve standards in process and quality. सो प्रोसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अभी सुपरवाइज़र के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस होते हैं, जो इन्वेंट्री होते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और उन सबको लिंक करके रखना ये काम होता है सुपरवाइज़र का, ताकि उस सुपरवाइज़र को पता चलता रहे कि जो रॉ मटेरियल है वो लास्ट तक जो प्रोसेस चल रहा है वो लास्ट उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक उसे ध्यान रखना होता है. तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब क्वालिटी हमें कब अचीव होगी, गोल्स हमें कब अचीव होगा, जब वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा. जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको बराबर लुक ओवर करता रहेगा. लिंक विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लिंक कैसे रहेगा? फॉर इंटीमेशन ऑफ ब्रेकडाउन, फॉर प्रायर कम्युनिकेशन regarding visit before any breakdown or repair, smooth and systematic frequency of periodic routine maintenance to avoid production stoppages. This link proactively is necessary. तो मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट रहता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या रहता है कि अगर समझो कोई मशीन में ख़राबी आ गई, अगर कोई काम मशीन से ही प्रोडक्ट बनता है, राइट. सो मशीन में अगर कोई ख़राबी आने वाली होती है या फिर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो सुपरवाइज़र को हमेशा उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो भी मेंबर्स हैं उनसे कम्युनिकेशन और एकदम क्लियर रखना होगा कि और टाइम टू टाइम उनसे बात करनी होगी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कोई मशीन ख़राब होने वाली है या फिर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो दैट शुड बी लुक ओवर बाय द supervisor. Link with stores and inventory to get the material in time, to take off the material already done in time, to get the tool, equipment, accessories without delay, to have smooth production, to avoid accumulation of material on the shop floor. तो अगर स्टोर्स एंड इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं, तो उनसे कैसी लिंक होनी चाहिए एज ए सुपरवाइज़र. तो अगर आप सुपरवाइज़र है तो उनसे अगर लिंक है तो आपको कैसी लिंक रखनी होगी कि जो भी मटेरियल बना रहे हैं डेट शुड बी स्टोर्ड इन टाइम, वो टाइमली स्टोर हो जाए. टू टेक ऑफ द मटेरियल ऑलरेडी डन इन टाइम, तो जो भी बना हुआ मटेरियल है उसको स्टोरेज में रख दिया जाए इन टाइम. फिर टू गेट द टूल्स, इक्विपमेंट्स, एसेसरीज विदाउट डिले. तो जो भी टूल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो डेट शुड बी गेट इन टाइम without delay. To have a smooth production should be smooth, and to avoid accumulation of material in the shop floor. Next, link with quality control. सो दिस विल मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल. जो डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके साथ कैसे लिंक रखना होगा? दिस विल मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी एज पर द स्पेसिफाइड. तो इसके वजह से क्या होगा, अगर सुपरवाइज़र क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं देता है, अगर उसके साथ लिंक नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बन रहा है, तो दैट्स उसकी क्वालिटी में डेविएशन हमें देखने को मिलेगा. सो इसीलिए जो भी क्वालिटी है दैट शुड बी चेक्ड एंड दैट शुड बी चेक्ड बाय द सुपरवाइज़र.
तो ये सारी चीज़ें अगर अगर वो लिंक में होंगे, अगर वो उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन, क्लियर कल कम्युनिकेशन होगा, तो वो जो that will affect the organization is in a positive manner, and and it will maintain the standard quality of the product. It avoids large scale mistakes due to in time estimation. तो जो भी बड़ी गलतियाँ होने वाली रहेगी, तो that should be in control. To check material from raw to finish level. तो जो भी मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल से शुरू होकर जो फिनिश लेवल तक, तो वहाँ तक हमें चेक करना होगा. टू रेक्टिफाई एंड करेक्ट द ऑन गोइंग मिस्टेक्स. तो जो भी जब प्रोसेस चालू होता है, जब बन रहा है कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जब प्रोसेस में है, तो वो कौन सी क्वालिटी में बन रहा है, अगर जैसा हम डिज़ायर्ड है उसी क्वालिटी में बन रहा है, जैसा हमें चाहिए, जैसा कस्टमर को चाहिए वैसे क्वालिटी में बन रहा है, दैन इट इज़ नो प्रॉब्लम. बट अगर वो चीज़ अगर नहीं हो रही है, तो दिक्कत है. हमें जो सुपरवाइज़र है उसको कुछ एक्शंस लेने होते हैं, उसको कुछ डिसीजन और तुरंत ही लेना होता है. टू रिस्ट्रिक्ट एरर्स, टू फाइंड एरर्स. तो ये सारी चीज़ें जो लिंक है, ये 3 चीज़ें जो लिंक्ड है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, स्टोर एंड इन्वेंट्री और क्वालिटी कंट्रोल. तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सुपरवाइज़र के से लिंक होने चाहिए. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? नो प्रोडक्शन स्टॉपेजेस, प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा. स्मूथ ऑपरेशन, क्वालिटी इन प्रोडक्शन, कंट्रोल प्रोडक्शन, नो रिवर्क, नो मिसअंडरस्टैंडिंग. तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. नाउ स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस. देर आर 5 स्टेप्स विच जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके जो प्रोसेस है, तो वो कंट्रोल में कैसे रहे, तो ये 5 स्टेप्स हैं. सो हम यहाँ पे देखेंगे. First step is setting performance standards. The first step in the process of controlling is concerned with the setting performance standards. The standards are the basis of measuring the actual performance. मतलब जो हमें बनाना है उसका एक स्टैंडर्ड हमें सेट करना होगा. मतलब हमें जो डिज़ायर्ड है, हमें जो चाहिए वो चीज़ हमें सेट करनी होगी. तो सबसे पहला स्टेप, द स्टैंडर्ड्स एक्ट एज अ लाइट हाउस द वार्न एंड गाइड्स द शिप ऑफ द सीज. मतलब एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर नाव, अगर बोट चल रही है, शिप चल रही है अगर सी में, तो लाइट हाउस क्या करता है, उससे बराबर लाइट हाउस का काम क्या है, वो लाइट दैट प्रोवाइड्स द लाइट टू द शिप, सो दैट जो भी शिप में है, मेंबर्स हैं, जो भी आदमी हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई दरिया किनारा है, जहाँ पे बीच है वहाँ पे किनारा है. तो इफ़ एनीथिंग प्रॉब्लम दे कैन रीच ओवर देयर. सो तो एक लाइट हाउस क्या हो गया, एक गाइडेंस हो गया, एक गाइड कर रहा है वो चीज़, वो बोट को या शिप को गाइड कर रहा है. तो ये जो हम स्टैंडर्ड रखेंगे, हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तो दैट विल गाइड आवर प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस. सो दिस स्टैंडर्ड्स कैन बी एक्सप्रेस बोथ इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम क्वांटिटेटिव में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि क्वांटिटेटिव टर्म में रेवेन्यू टू बी अर्न, तो पूरे साल में ओवरऑल टर्म कितना हम कमाए हैं. यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना बेचा गया है. कॉस्ट टू बी इनकर्ड, देन टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मेंस टास्क. ये हो गया क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब इम्प्रूविंग मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, इम्प्रूविंग लेबर रिलेशन, इम्प्रूविंग क्वालिटेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग गुडविल एक्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें आती हैं हम जब कोई पहला स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का, तो वो है कि सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सेकेंड चीज़ है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो जो हम अब तो स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया है कि हमें ये डिज़ायर्ड है, हमें ये तरीके का प्रोडक्ट हमें चाहिए. अब अगर
एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हम कर रहे हैं तो वो कैसे उसका मेजरमेंट करना होगा, उसको हम कैसे कर रहे हैं। तो वंस द स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिटरमाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। द वेरियस टेक्निक्स फॉर मेजरिंग आर चेकिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। दैट कैन बी चेक्ड बाय द सैम्पल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, etc. However, in order to facilitate easy comparison, the performance should be measured on some basis that are standard have. तो कौन कौन से तरीके हैं परफॉर्मेंस चेक करने के, मेजर करने के। सो सुपरवाइज़र प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो कोई भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है तो उसका उस तो जो सुपरवाइज़र है वो क्या करेगा, उसका रिपोर्ट बनाएगा कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, इस एम्प्लॉय का ओवरऑल। वेरियस रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डिविडेंड टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करंट रेशियो एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड एट पीरियडिक इंटरवल्स टू मेजर कंपनीज परफॉर्मेंस। तो पूरे कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमें टर्नओवर रेशियो, तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी होगी ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। Progress made in area like marketing can be measured by considering the number of units, increase in market share, etc. In small organization, each unit produced can be checked personally to ensure the quality standards. तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, तो अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो पर्सनली जाके हम मैन्युअली हम जाके उसे चेक कर सकते हैं। बट अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इवन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, द टेक्निक ऑफ सैम्पल चेकिंग इज़ यूज्ड। तो सैम्पल चेकिंग कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, सैम्पल चेकिंग का। अंडर दिस टेक्निक सम पीस आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसका अगर क्वालिटी में चेक करना है तो रैंडमली कभी भी जाके वहाँ पे उसमें से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें से एक उठा के फिर उसका क्वालिटी चेक करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा अभी, ये थर्ड स्टेप है हमारा। पहला स्टेप था कि हमने एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया है। दूसरा था कि जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इन स्टेप्स इन्वॉल्व कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लेड डाउन इन ऑर्डर टू फाइंड द डेविएशन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये देखने के लिए कि क्या जो हमने सोचा है, जो हम स्टैंडर्ड्स हमने रखा है, सेट किया है, तो जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है कि नहीं, कितना डेविएशन आ रहा है, मतलब कितना डिफरेंसेस आ रहा है, कितने वर्क जितना वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितना डिफरेंसेस आ रहा है। वो सारी चीज़ें को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये थर्ड स्टेप में करते हैं। सो एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालिसिस डेविएशन। तो अब ये डेविएशन हमें मिल गया है कि इतना डेविएशन। अब जब हमने कंपेयर कर लिया तो हमको पता चला कि हाँ प्रोडक्ट तो इतने साइज़ का या इतना ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें उससे कम या उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, तो वो डेविएशन हो गया, दैट इज़ डेविएशन। तो वो जो डेविएशन हुआ है तो उसको आप एनालिसिस करेंगे फोर्थ स्टेप में। डेयर इज सम डेविएशन आर पॉसिबल इन ऑल द एक्टिव, हाउएवर द डेविएशन इन द इंपॉर्टेंट एरियाज बिजनेस नीड्स टू बी करेक्टेड मोर अर्जेंटली एज कम्पेयर टू डेविएशन। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्टेंस। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक मैं बता दूं कि अगर सपोज एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 7% इन लेबर कॉस्ट इज़ मोर ट्रबलसम दैन इन 18% इंक्रीज स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कॉस्ट अगर कम है, उसका कॉस्ट सपोज 18, उसका कॉस्ट अगर हम बेच रहे हैं तो 18% प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन अगर जो लेबर कॉस्ट है तो वो अगर बढ़ जाता है बाय द रेट ऑफ 7%, तो दैट विल बी मोर ट्रबलसम, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। दैट विल बी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉस में ले जाएगा। तो उस चीज़ को जानना बहुत, उस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये एक मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 फॉर एग्ज़ाम्पल कि
अगर आपका लेबर कॉस्ट जो है वो 3% से इंक्रीज़ हो गया, लेबर कॉस्ट मतलब जो आप लेबर का जो कॉस्ट है, मतलब जो उनकी मजदूरी है, तो वो अगर 3% से इंक्रीज़ हो गई, तो ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि ये जो कितने परसेंट से बढ़ा, मतलब 3% से बढ़ा, बस हम मतलब ये 3% से डेविएट हुआ, 3% से डेविएट हुआ, तो इसी डेविएशन को बस ध्यान में रख के हम आगे उस चीज़ को काम करेंगे। दैट विल बी डन बाय द सुपरवाइज़र और द मैनेजर। इसके एडवांटेजेस ये हैं, यहाँ पे दिए गए, सिंस मैनेजर डील्स ओनली विथ इंपॉर्टेंट डेविएशन इट रिजल्ट इन सेम टाइम एंड एफर्ट्स, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट डेविएशन विच नीड टाइमली एक्शन टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट पाथ। तो अगर कुछ डेविएशन अगर हमें पता चल गया कि ये डेविएशन, ये चीज़ें हो रही हैं, हाँ ये थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ों को, इसका फ़ायदा कब मिलता है कि उन चीज़ों को हम पहले ही करेक्ट कर लेते हैं, हम पहले से थोड़ा सा हमें पता चल जाता है, हम एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये लॉस होने वाला है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं और उस लॉस को कम से कम करते हैं। सो ये सारे जो है वो एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। So the last step in the process of controlling involves taking the corrective action. If the deviation are within acceptance limits, no corrective measures is required. However, if the deviation exceeds acceptable limits, they should be immediately brought to the notice of the management for taking corrective measures, especially in the important areas. It means कि अगर deviation जो है, डेविएशन अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स, मतलब हाँ ठीक है, हम समझ सकते हैं उतना, तो अगर एरर होगा तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को चल जाएगा, तो डैट विल बी एक्सेप्टेबल। सो वो उसमें इस करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर देता है, हमारे जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स को अगर क्रॉस कर देता है, एक्सीड हो जाता है, तो फिर हमें जो डेविएशन है उसे करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड डैट विल बी डन बाय द दिस फिफ्थ स्टेप ऑफ करेक्टिंग एक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉजेस ऑफ डेविएशन, जैसे कि यहाँ पे ऑब्सोल्यूट मशीनरी, सो उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी, देन डिफेक्टिव प्रोसेस, अगर प्रोसेस डिफेक्टिव है, चेंज द स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें हमें चेंजेस करने ही होंगे, हमें उसमें करेक्टनेस लाना ही होगा। तो जिसमें ज़रूरी है उसमें तो हमें करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे एक्शंस जो लेते हैं वो हमारा फाइनल स्टेप रहता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, डेट इज़ कंट्रोलिंग। थैंक यू।